डिले ना करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की इस जूम सेशन के लिए। तो आप आइए और इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। जी मनीष जी। ओके, थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो साथियों, सबसे पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय दे दूं। नाम मनीष बेनीवाल है, श्री गंगानगर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं और कम्युनिटी बिल्डिंग सेक्टर में जो है वो पिछले 30 साल से हूं, यानी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर पिछले 30 साल से हूं। उसके बाद में क्रिप्टो और फॉरेक्स जैसी सेक्टर्स में भी जो है वो काफी लंबा अटैचमेंट मेरा रहा है। 2009 से फॉरेक्स सेक्टर में और 2013 से क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ में जो है अटैचमेंट रहा है। और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में सीखते सीखते जो है वो एक दिन 6 जनवरी 2025 को मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में पता चला। और तो जितनी भी प्रीवियस मेरी जानकारी थी, नॉलेज थी, उन कसौटियों के ऊपर मैंने जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन को कसा और उस पर खरा पाया और तुरंत डिसीजन लेते हुए 6 जनवरी 2025 को एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर जो है मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। और कारवां जो बढ़ता बढ़ता आज लगभग 20,000 लोगों से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी जो है एमएसटी ब्लॉकचेन में हो चुकी है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ साथ जो है वो अपनी ब्लॉकचेन की नॉलेज निरंतर मैं शुरू से ही बढ़ाता चला जा रहा था। 2013 से ही ब्लॉकचेन के बारे में अपनी जानकारी जागरूकता और एमएसटी ब्लॉकचेन करने के साथ साथ जो है मैंने फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो आईआईटी कानपुर से एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोर्स भी जो है मैंने स्पेशली ज्वाइन किया। आईआईटी कानपुर से एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो था, लगभग 4 महीने का ड्यूरेशन था उसका और लगभग ₹1,00,000 के आसपास उसकी जो है वो फीस थी। वो भी मैंने ज्वाइन किया अपनी जानकारी और जागरूकता ब्लॉकचेन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, इनके बारे में बढ़ाने के लिए। और ऑलरेडी हमारे पास में खैर जो है वो दूसरे भी बहुत सारे मीडियम, आज की डेट में तो एआई है, हमारे पास में गूगल है, सारे जो है वो सर्च इंजन्स हैं, इतने सारे तरह के एआई टूल्स हैं और इतनी सारी जो है वो अभी एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे डिफरेंट जो है वो वेबिनार्स वगैरह बड़ी भी है मनीष जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पे तो हमारा टूल है जो हमारे एमएसटी का है और एमएसटी बड़ी में भी आप हमारी एमएसटी बिल्कुल उसके ऊपर मैं आऊंगा। एमएसटी बड़ी जो है वो हमारा खुद का एआई टूल भी है। तो वो सारी की सारी जानकारी और जागरूकता हम जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। और तो यहाँ पे बात करें कि आज का जो मीटिंग का अपना जो एजेंडा रहने वाला है वो सबसे पहले तो रहने वाला है, प्रेजेंटेशन तो रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में रहेगी। और कि हम जो है वो इस ब्लॉकचेन के सेक्टर में, इस इंडस्ट्री के सेक्टर में और कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। पुनीत जी, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैंने जो है वो फ्लाइट मोड में डाला हुआ है अपना फोन और वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ। तो 1 मिनट मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। जी जी, जैसे ही 1 मिनट का समय मिलता है साथियों, हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं। और रमनीश जी बने रहिएगा आप, और आज आपके साथ बीच बीच में मैं भी आपको सहयोग करता रहूंगा। तो आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से होने वाला है साथियों, और आज आपको बहुत सी नई चीजें। और मनीष जी थोड़ा टेक्निकल भी इसमें अगर आप बता सकें कोई चीजों के बारे में, कुछ प्लान प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप अदर चीज भी इसमें बताएंगे। बिल्कुल सर। तो अभी एक चीज और करिएगा पुनीत जी की जो आपने सोशल मीडिया के लिंक्स और जो गूगल फॉर्म जो आपने नीचे चैट बॉक्स में दिया है वो कुछ अंतराल बाद में दोबारा भी पोस्ट करते रहें, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग बाद में आते हैं उनको वो नहीं दिखती है चैट्स के अंदर जो है वो चीजें। मैं कंटिन्यू उनको रखता हूँ और बिल्कुल वो दोबारा भी एक बार शेयर कर दीजिए। और मेरी स्क्रीन शेयर होने लग गई है शायद। जी बिल्कुल। ओके, तो साथियों हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉकचेन की
और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ब्लॉकचेन्स जो है वो क्या होती हैं। उसके बाद में ब्लॉकचेन के बाद में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के जो नोड्स होते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में कि नोड क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम जो है ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक जो चीज होती है उसका नेटिव कॉइन, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसके बाद में हमारा जो नोड सेलिंग प्रोग्राम है वो किस तरीके से है, और हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है वो किस तरीके से है। तो हमारे लिए यानी क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर, उसके ऊपर कुल मिला के हम जो है यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई, उसके साथ में एक चीज का साथ साथ जन्म हुआ, वो हुआ डाटा का। और एक चीज की जरूरत जो महसूस हुई वो थी डाटा स्टोरेज की। तो डाटा स्टोरेज जो है वो डिफरेंट डाटा स्टोरेज मीडियम जो है वो शुरू से बनने शुरू हुए, और जिसमें शुरू में तो जो है बहुत बेसिक जो है पंच कार्ड में डाटा स्टोर होता था, उसके बाद में जो है वैक्यूम ट्यूब्स में डाटा स्टोर होता था। इस तरह से ये जर्नी जो है आगे बढ़ती रही। उसके बाद में जो है फ्लोपी ड्राइव्स आई, उसके बाद में मैग्नेटिक डिस्क आई, हार्ड डिस्क आई, वो सारा एक जो है वो सीडी ड्राइव्स वगैरह, वो एक पूरा एक जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो डाटा स्टोरेज के नए नए मीडियम्स जो है वो आते रहे। फिजिकल जो है डाटा को जो है हार्डवेयर जो है वो चेंज होते रहे। और लेकिन सबसे बड़ी जो आगे चल के जो दिक्कत आई वो आई कि सारे के सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़ते चले गए, और उसके बाद में जो एक खतरा पैदा हुआ, जो रिस्क पैदा हुआ, वो था साइबर अटैक्स का, डाटा ब्रीच का, डाटा हैकिंग का, डाटा चोरी होने का। और इसमें सबसे पहले जो इंटरनेट के साथ में ही जो है वो कुछ नए नाम जो है, पहले हम वायरस सिर्फ इंसानी बीमारियों के लिए या जानवरों के लिए सुनते थे, लेकिन कंप्यूटर के भी वायरस, बग्स जो है, ट्रोजन हॉर्स, इस तरह के जो है मेलवेयर्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, उनका जन्म जो है उसके साथ साथ जो है होता चला गया। 1988 के अंदर 1988 में सबसे पहले कंप्यूटर से मेरा वास्ता पड़ा था, और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हमें पहली बार जो है वो कंप्यूटर हमारे कोर्स में शामिल हुआ था। और उसी टाइम से जो है वो कंप्यूटर के साथ में भी जो है वो लगातार जुड़ाव रहा। और तो यहाँ पे बात करें कि डाटा स्टोरेज जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा था, और उसकी सेफ्टी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था। तो इसके ऊपर भी जो है वो जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई कि डाटा का स्टोरेज का जो है वो कोई सेफेस्ट मीडियम सोचा जाए, देखा जाए, बनाया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे डाटा जो है वो बिल्कुल एक सेफली स्टोर हो, और उसकी जो है मल्टीपल कॉपीज भी हो, और कम से कम जो है वो डाटा के अंदर कोई भी अमेंडमेंट हो तो वो कम से कम 10, 15, 20 जगह से वेरीफाई होके उसके बाद में उसमें कुछ करेक्शन हो। तो इस तरह की जो चीजें जो है वो सोची जा रही थी, और उसी कड़ी में 90 के दशक के अंदर जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी ब्लॉकचेन जो है वो उसका क्रिप्टो से लेना देना बिल्कुल नहीं था शुरुआत के अंदर। तो ब्लॉकचेन जो है वो डाटा स्टोरेज करने का सबसे सेफ जो तरीका है, जो सबसे सिक्योर तरीका है, उसका नाम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि इसके अंदर जो है वो पूरा डाटा जो भी, यानी चाहे बैंक का डाटा हो, चाहे हमारी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डाटा हो, कुछ भी हो, जो भी डाटा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्लॉक्स में बट जाता है सारा का सारा डाटा। और वो डाटा जो है एक आदर्श चैन से ये सारे ब्लॉक्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको जो है वो ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाएं तो जो है कि ये जुड़े हुए किस तरीके से होते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक का एक जो है वो हेडर होता है और एक फुटर होता है। यानी कि ऊपर जो है एक अंक लिखा होता है, ऐसा मान लीजिए, नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं, और उसके बाद में अगला जो ब्लॉक होता है, पिछले ब्लॉक का फुटर जो है वो अगले ब्लॉक का जो है वो हेडर होता है। तो इससे पता चलता है कि इस ब्लॉक के बाद में कौन सा ब्लॉक जो है वो आएगा। तो डाटा जो है वो सारा छोटे छोटे टुकड़ों में है, लेकिन जब उसको रिट्राइव या एक्सेस करने की जब बात आती है तो एक्सेस करते टाइम जो है वो डाटा एक सीरीज के अंदर वापस जो है वो आता
चला जाता है। तो डाटा जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होता रहता है, और ये ब्लॉक्स जो है वो कुछ मिनट से लेके कुछ सेकंड में हर एक नया ब्लॉक बनता रहता है अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अंदर। और डाटा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, वो भी सीधा सीधा जो है एबीसीडी अंग्रेजी इस तरह हिंदी में नहीं लिखा होता, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में वहां पे जो है वो लिखा होता है। और क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और उसी के साथ में जो हम जो क्रिप्टो वर्ड जो सुनते हैं, क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ, तो वो चीज जो है यानी कि इसमें भी एक क्रिप्टो कोड के अंदर जो है वो डाटा जो है वो स्टोर होता है। और तो यहाँ पे अगली चीज की बात करें कि ये जो डाटा स्टोर होता है ये भी कोई एक लोकेशन पे एक ही जगह पे स्टोर नहीं होता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में जो दूसरा जुड़ा हुआ मेन फीचर था वो ये था कि डाटा जो है वो अलग अलग सर्वर्स के ऊपर या अलग अलग जिनको नोड्स भी कह देते हैं उनके ऊपर स्टोर होता है, और ये सारे एक जगह पे भी नहीं होते। और यानी कि एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपी जो है वो अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, जिससे कि किसी एक जगह के सर्वर के साथ में कोई फिजिकल दुर्घटना होती है, आग लगने से नष्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जो है डाटा एक तरीके से सिक्योर जो है दूसरे जगह पे भी है। इसको कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली, यानी कि एक बही ना होके कई सारी बहियों में रिकॉर्ड जो है, बही खातों में रिकॉर्ड जो है मेंटेन होना। दूसरा इस चीज का क्या फायदा होता है कि कोई भी रिकॉर्ड में एक जगह हेराफेरी अगर कोई करे, तो टेक्निकली अगर कोई करे भी मान लो, तो बाकी जगह से वो डाटा जो है वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे आपका अकाउंट का बैलेंस 20,000 रुपए लिखा है, लेकिन बाकी सभी जगह 2 लाख लिखा है, यहाँ से यानी इसका मतलब एक जीरो हटाई गई है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन पे जब होती है तो वो कम से कम 7, 8, 10 जगह से वेरीफाई करने के बाद में जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो नई एंट्री जो है वो स्टोर होती है। पहले वेरिफिकेशन होता है उसका 10 अलग अलग सर्वर या अलग अलग लेजर या अलग अलग नोड से, जब वो चीजें वेरीफाई हो जाती है कि हाँ ये जो है वो सही है, जानकारी सटीक है, और तब जाके जो है वो एंट्री जो है आगे नई एंट्री उसमें ऐड ऑन होती है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली जो है वो भी ब्लॉकचेन का एक जो है फीचर है। और यानी कि अब बात करें नोड्स की, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी ब्लॉकचेन है उसका डाटा एक जगह स्टोर ना होके अलग अलग डिफरेंट सर्वर्स पे स्टोर होता है। उन्हीं सर्वर्स को जो है आप एक तरीके से नोड कह सकते हो। जैसे कई सारे कंप्यूटर अगर एक मेन कंप्यूटर के साथ में इस तरह से जुड़े हुए उनको भी नोड्स ही कहते हैं। और तो यहाँ पे जो है कि ये नोड जो है वो एक तरीके की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी इनकी रहती है, और यहाँ पे जो है वो डाटा एक तरीके से स्टोर होता है इन नोड्स के अंदर। और तो अगर एक हमने पिक्चराइजेशन करना हो, हमारे दिमाग में पिक्चर नहीं आती नोड किस तरह से दिखता होगा, कैसा होता होगा, तो वर्चुअली की बजाय जो है मैं फिजिकली एक जो है आपको पिक्चराइजेशन उसकी करवाता हूँ कि जैसे आप अगर किसी लाइब्रेरी में गए हो, वहां पे रैक देखा हो आपने जिसमें किताबें रखी होती हैं, उस तरह के जो अगर सर्वर रूम में देखें तो उस तरह की रैक्स जो है वो सर्वर रूम में भी लगे होते हैं, और उनके अंदर हर रैक के अंदर जो है बहुत सारे हार्ड डिस्क जैसी स्टोरेज डिवाइस जो है वो बहुत सारी उसमें लगी होती हैं, और इस एक रैक को भी हम जो है एक नोड जो है वो कह सकते हैं। तो यानी कि ये एक जो है बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी वाला जहाँ पे डाटा स्टोर होता है उसको हम नोड कह सकते हैं। और आज की डेट में नोड जो है वो एक जगह पे नहीं लगे होते, डिफरेंट डिफरेंट जो है, कोई एक इस कंट्री में, कोई उस कंट्री में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और डाटा जो है यानी डिस्ट्रीब्यूटेडली पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो बिखरा होता है। आने वाले टाइम में अभी जो है वो प्लानिंग इस चीज की भी चल रही है कि दूसरे ग्रहों पे भी, जैसे चांद पे या मंगल पे या और दूसरा कोई भी ठंडे जो ग्रह हैं उनके ऊपर भी टेस्ला जैसी कंपनी यानी एलन मस्क की कंपनी जो है वो प्लानिंग कर रही है डाटा सेंटर्स वहां पे बनाने का, क्योंकि डाटा सेंटर्स जो गर्मी प्रोड्यूस करते हैं वहां पे ऑलरेडी जो है वो ग्रह ठंडे हैं, तो वहां पे भी जो है ये डाटा स्टोर होगा। यानी कि अगर पूरी की पूरी आने वाले टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह का लेजर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि अगर एक ग्रह भी नष्ट हो जाता है पूरा का पूरा, तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डाटा आपका दूसरे ग्रह पे सुरक्षित है। तो ये जो है हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें कि सबसे पहले जो है वो इसके साथ में ब्लॉकचेन के साथ में बहुत सारे जो इसके यूज केस हैं, उसमें प्राइमरी तो डाटा स्टोरेज वाला है ही, उसके साथ साथ क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स जो है, यानी यहाँ पे
वो भी जनरेट किए जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का उद्भव जो है वो यहीं से हुआ है। तो 2009 में सतोशी नाकामोटो, जो एक खैर जो है गुप्त नाम है, खुद में अपने आप में वो क्रिप्टो नाम है, एक्चुअल नाम नहीं है, उन्होंने बिटकॉइन नाम की जो है ब्लॉकचेन बनाई और पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का, बीटीसी का जो है वो इजाद किया। क्योंकि 2008 में ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल जो है बैंक फेल हो रहे थे, इकोनॉमी जो है काफी जो है डिस्टर्ब थी, अमेरिका के बहुत सारे बैंक ध्वस्त हुए थे, तो सारे के सारा जो है बैंकिंग सिस्टम हमारा सेंट्रलाइज होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है, पैसे एक दूसरे को हमने ट्रांसफर करने हैं तो बीच में बैंक जैसा मीडियम होता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाने की सोची जो सरकारों से कोई लेना देना नहीं हो, पीयर टू पीयर हो, और यानी कि उसमें किसी भी मिडल मैन का, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई रोल ना हो। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनी और उसके साथ में उसका नेटिव टोकन जो है वो इजाद हुआ बीटीसी के रूप में, जिसकी कीमत आज बढ़ते बढ़ते जो है वो हो चुकी है 1 करोड़ से ज्यादा। और यहाँ पे बिटकॉइन में सिर्फ जो है 2 करोड़ 10 लाख जो है बिटकॉइन उसने बनाए थे, और वो भी जो है माइनिंग होके आने वाले कई सालों में कंप्लीटली जो है वो माइन होंगे। अभी सारे के सारे वो माइन नहीं हुए, यानी कि उसका 4 साल बाद में हाल्विंग होती है और माइनिंग होते होते लगभग 2043-44 तक जो है उसके भी लास्ट कॉइन जो है वो माइन होगा। और उसी तरीके से हमारी जो ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन, उसका भी हाल्विंग मैकेनिज्म है। आने वाले 20 साल यानी कि 2044 में भी हमारा जाके जो लास्ट हाल्विंग होगी और लास्ट कॉइन जो है माइन होगा वो लास्ट हाल्विंग के साथ में होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जितनी भी ब्लॉकचेन्स होती हैं उनका जो भी पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, खासतौर से प्राइवेट ब्लॉकचेन को जो है कोई नेटिव करेंसी कॉइन बनाने की जरूरत नहीं होती, और या गवर्नमेंट ब्लॉकचेन्स को, जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन्स होती है वो उनका एक जो है खुद का क्रिप्टो करेंसी या खुद का नेटिव टोकन, मदर कॉइन कह लो उसको, वो होता है। और वो उसकी जरूरत होती है गैस फीस के लिए, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन है उसके पीछे जो भी फिजिकल हार्डवेयर सेटअप, सॉफ्टवेयर, टीम्स, जितनी भी जो है वो खर्चा हो रहा है पीछे, और जो गैस कंज्यूम हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो वो कवर अप करने के लिए, वो खर्चे वहन करने के लिए जो है एक चार्ज जो है वो ब्लॉकचेन्स लेती हैं, और वो खुद की नेटिव करेंसी के अंदर ही लेती हैं। हम फिएट करेंसी से जो है वो इन नेटिव करेंसीज को खरीदते हैं और गैस फीस के रूप में वहां पे हम जो है वो पे करते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि जितनी भी ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन है, उनका एक नेटिव टोकन होता है जो गैस फीस के रूप में वहां पे उसकी यूटिलाइज होता है। अब बात करते हैं हम जो है हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, और उससे पहले एक दो छोटी छोटी ब्लॉकचेन से रिलेटेड और बात कर लें कि जो हमारी बिटकॉइन के बाद में जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती थी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है, और यानी बहुत बड़े हार्डवेयर सेटअप्स लगाने पड़ते थे, और उसके साथ में जो है वो बहुत ज्यादा बिजली का कंजप्शन भी होता था, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती थी उन एक तरीके से सुपर कंप्यूटर्स को, और उसके बाद में जो है वो कॉइन्स जो है माइन होते हैं। तो जितने भी वैलिडेटर या माइनर कह लो या उनको वैलिडेटर कह लो, तो उनका जो है बहुत हैवी एक्सपेंस होता था। उसके बाद में जो है इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन जब आई, और उनके फाउंडर्स ने, उनके डेवलपर्स ने जो है वो एक नया मैकेनिज्म, शुरू में तो खैर वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे आई थी, लेकिन उन्होंने बाद में एक नया मैकेनिज्म खोजा, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें यानी कि नेटिव कॉइन्स की स्टेकिंग करके और जो है वो इनको वैलिडेट करने की पावर मिलती है वैलिडेटर्स को, और वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, अप्रूव करते हैं, स्टोर करते हैं, और उनको जो है वैलिडेटर रिवार्ड के रूप में उस ब्लॉकचेन का मदर कॉइन जो है रिवार्ड के रूप में मिलता है। और उसकी वजह से गैस कंजप्शन या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में जो है वो लगभग 95% की कमी आई, यानी कि जो है वो एफिशिएंसी जो थी वो बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो गया। तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आज की डेट में सारी की सारी ज्यादातर ब्लॉकचेन जो है वो काम करती हैं। हमारी ब्लॉकचेन जो है एमएसटी ब्लॉकचेन, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, और उसके साथ में प्रूफ ऑफ स्टेक में भी थोड़े एडवांसमेंट आ गए। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पीओएस से मैकेनिज्म जो लेटेस्ट है उसके ऊपर हमारा जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो काम करती है, एमएसटी ब्लॉकचेन। और एमएसटी ब्लॉकचेन भी जो है वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, और इसका जो नेटिव कॉइन है उसका नाम है एमएसटीसी,
और एमएसटी ब्लॉकचेन की शुरुआत जो है वो हुई है 2024 के अंदर। 28 अगस्त 2024 को हमारी जो एमएसटी ब्लॉकचेन को बनाने वाली जो कंपनी है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसकी स्थापना हुई। और इसके फाउंडर हैं, विजनरी फाउंडर जिनको हम कह सकते हैं, तो इसके जो फाउंडर हैं प्रमोद बोराटे सर, महेंद्र दोमसे सर, और अभी एक हमारे उसमें तीसरे डायरेक्टर भी शामिल हो चुके हैं, स्वप्निल ढेरे सर। तो जो है वो हमारे विजनरी फाउंडर्स जो है महेंद्र दोमसे सर और प्रमोद बोराटे सर ने इस चीज की परिकल्पना की, और कि एक इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन, और वो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इंडिया में रहकर इंडिया की लीगलिटीज को फॉलो करके जो है एक ब्लॉकचेन डिजाइन करने का उन्होंने सपना देखा। और ये इस मामले में पायनियर हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी पहली कंपनी जो इंडिया के अंदर जो है वो आईएनआर के अंदर जीएसटी, टीडीएस जैसे सारी कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए यहाँ पे काम कर रही है। तो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का आज की डेट में जो है कोहिनूर वर्ल्ड टावर पुणे के अंदर हेड ऑफिस है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला एसटीपीआई, और जिसकी इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है वो है सेक्टर 18 गुड़गांव के अंदर। यानी इस ब्लॉकचेन का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर ही शुरू हुआ था। गवर्नमेंट की जो इंक्यूबेशन फैसिलिटी है गुड़गांव के सेक्टर 18 में, मैं पर्सनली भी वहां पे विजिट करके आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे बात करें कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो उसने एक चीज और भी नहीं की। पहले जो नोड की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन का डाटा स्टोर करने के लिए नोड्स लगते हैं, और जो है वो नोड ब्लॉकचेन के डेवलपर खुद ना लगा के, खुद के अलावा भी ओपन जो है होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो है उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन स्टेक करे और अपना हार्डवेयर सेटअप लगाए, अपना सॉफ्टवेयर इनबिल्ड करे और नोड सेटअप अपना वो कर सकता है। यानी कि जो है मैंने पिछली मीटिंग में भी दिखाया था कि नोड सेटअप करने के लिए, किसी ब्लॉकचेन का नोड सेटअप करने के लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी रहती है, उसमें लाखों रुपए लग सकते हैं, 40-50 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर भी आपको चाहिए, और लिनक्स जैसा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज चाहिए, और वो आप करके किसी ब्लॉकचेन का जो है वो नोड सेटअप कर सकते हैं। जैसे इथेरियम की बात करें तो 32 इथेरियम जो है वो आपको स्टेक करने होंगे, जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों में पहुंच जाती है, और साथ ही साथ आपको हार्डवेयर सेटअप लगा के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारी चीजें करके उस साथ में, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको, और आप नोड सेटअप कर सकते हैं और वहां के इथेरियम के वैलिडेटर रिवार्ड कमा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन ने एक बिल्कुल नई चीज की, और वो है कि पूरा का पूरा एक नोड जो है वो रन करना, या जो है वो पूरा का पूरा एक नोड जो है परचेज करना, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए आम आदमी की पहुंच में इसको बनाने के लिए उन्होंने हर नोड के 70,000 फ्रैक्शंस कर दिए, टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़े की कीमत जो है वो शुरुआती दौर में 1,000 रुपए से शुरुआत हुई, यानी कि लगभग 7 करोड़ का एक नोट मान लीजिए, और प्लस जीएसटी यानी 1180 रुपए से एक फ्रैक्शन की शुरुआत हुई थी। आज 2300 रुपए से ऊपर कीमत उसकी बढ़ते बढ़ते जा चुकी है, क्योंकि एक मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसके हिसाब से जो कीमत बढ़ती है, हर फ्रैक्शन सेल के बाद में अगले फ्रैक्शन की कीमत में कुछ पैसे का इजाफा हो जाता है। पूरे दिन भर में 10, 20, 30, 40, 50 रुपए भी जो है वो कीमत बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो फ्रैक्शनलाइजेशन है, किसी नोड के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है वो सेल करना, और दूसरा इस केस में जो है वो हार्डवेयर सेटअप, सॉफ्टवेयर नॉलेज, लिनक्स वाली और जो मैं बातें मैंने की, वो सारा की सारी हेडेक जो है वो कंपनी की है, वो सरदर्दी सारी कंपनी की है। हम जो है एक छोटा सा हिस्सा इस नोड के अंदर लेके और एक तरीके से शेयर होल्डर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। जैसे आप टाटा मोटर कंपनी तो नहीं खरीद सकते पूरी, लेकिन उसके कुछ शेयर खरीद सकते हैं। कोई 1000 शेयर खरीद सकता है, कोई 2-4 खरीद सकता है, वो उसकी पसंद पे या उसकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। और उस केस में उसको क्या मिलता है कि शेयर की कीमत भी साथ साथ बढ़ती है, और साथ साथ जो है वो वहां से डिविडेंड भी मिलता है। तो यहाँ पे भी आप जब जो फ्रैक्शन परचेज कर रहे हैं उसकी कीमत भी साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। आने वाले टाइम में 10,000, 20,000 रुपए तक भी एक फ्रैक्शन की कीमत
हो जाएगी। और यहाँ पे साथ साथ आपको जो है डेली वैलिडेटर रिवार्ड्स के रूप में यहाँ पे हमारे एमएसटीसी कॉइन जो है वो मिलते हैं, क्योंकि हम जो है वो सारे छोटे छोटे फ्रैक्शन होल्डर्स, फ्रैक्शन धारक एक पूरा नोड भी जो है वो ऑन करते हैं, और जो नोड है वो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, और उसके बदले जो डेली हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जितने कॉइन माइन होते हैं, मिंट होते हैं, और यानी कि हर 3 सेकंड में हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो एक ब्लॉक बनता है, और उस ब्लॉक के साथ में यहाँ पे 200 कॉइन मिंट होते हैं। हर घंटे लगभग जो है वो 4000 कॉइन मिंट होते हैं। पूरे अगर उसको 4000 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 24 घंटे से, तो ये बनती है फिगर 57,60,000 कॉइन जो है वो डेली आज की डेट में हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर माइन हो रहे हैं, मिंट हो रहे हैं। और ये जितने कॉइन मिंट होते हैं वो हम सभी फ्रैक्शन होल्डर्स के हिस्से में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका सीधा सीधा जो है वो गणित ये है कि एक फ्रैक्शन के हिस्से में कितने कॉइन आएंगे डेली, वो है 57,60,000 डिवाइडेड बाई कितने नोड एक्टिव हैं। हर नोड के, जैसे मैंने बताया कि 70,000 फ्रैक्शंस हैं, तो अभी जैसे 9वां नोड जो है वो एक्टिव हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाई अगर 70,000 करेंगे, और यहाँ पे इसको अगर आप डिवाइड करोगे 57,60,000 को, 57,60,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 इंटू 70,000, तो ये जो फिगर निकल के आएगा कितना आएगा। अभी कितने कॉइन आ रहे हैं डेली, अब तक आ रहे थे कितने, 10.29 के आसपास, अभी कितने आ रहे हैं 9.15 जो है वो कॉइन हमें अभी डेली एक फ्रैक्शन के पीछे आ रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है वो जैसे जैसे नोड और एक्टिव होते जाएंगे, और ये जो है हमें मिलने वाले कॉइन्स की जो है वो संख्या कम होती चली जाएगी। अब क्या जो है हमारा एमएसटीसी कॉइन जो है वो फ्रैक्शन खरीदना यहाँ पे जो है कितनी वर्थ रखता है, और एमएसटीसी कॉइन जो है क्या वो आने वाले टाइम में कुछ वैल्यूएबल कॉइन्स की कैटेगरी में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। इसके पीछे मैं आपको कुछ सटीक जो है वो फैक्ट्स बताता हूं आपको कि क्या उसके पीछे क्या रीजन है। तो आप लोग जानना चाहेंगे कितने लोग अभी मीटिंग में आ चुके हैं? ओके, अभी जो है 520 लोगों की कम्युनिटी है। एक बार आप जो है वो सोशल मीडिया के लिंक्स और जो है वो गूगल फॉर्म जो है दोबारा से चैट में डाल दीजिए। और अब हम बात करते हैं कि अभी बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड भी हैं। क्या आप लोगों को जानकारी है कि दुनिया भर में कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं? अभी जो मैं जानकारियां आपको देने जा रहा हूं वो माइंड ब्लोइंग है, और आप जो है वो ये जानकारियां आपको जो है वो अमेज करने वाली है। और कितनी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मार्केट के अंदर हैं, या कितनी क्रिप्टो करेंसियां दुनिया भर के अंदर हैं, कितने कॉइन्स, कितने टोकन जो है वो बन चुके हैं, क्या पुनीत जी आप बताएंगे? जी, इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं है मनीष जी मेरे पास। ओके, चलो फिर भी एक तुक्का मार दीजिए। आज अगर बात करें तो 2,500 के आसपास से ज्यादा कॉइन, और इसके ब्लॉकचेन तो देखें तो 50 से अधिक ब्लॉकचेन है जहां तक मेरा। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोगों का जो है वो हजारों में या लाखों में जो है वो अंदाजा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स की अगर बात करें तो टोटल 31 करोड़ से ज्यादा कॉइन जो है, 31 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कॉइन या टोकन्स जो है वो अभी तक जो है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे बन चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ लगभग जो है वो 1,65,000 के करीब जो है पिछले 24 घंटे के अंदर ही जो है नए टोकन्स बन चुके हैं। यानी कि टोकन बनाना आज की डेट में इतना आसान है, और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत सारे टोकन्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी पीछे अगर टेस्टनेट पे जाएं तो कई सारे टोकन जो है वो और भी लाइन में है। तो दुनिया भर की जितनी ब्लॉकचेन्स है सबसे ज्यादा यानी
सोलाना पे अकेली जो सोलाना है उस पे लगभग 3 करोड़ के करीब जो है ये कॉइन होंगे शायद, टोकन बने हुए सोलाना सोलाना पे। एथेरियम के अलग हैं, यानी 31 करोड़। अब हमारा कॉइन जो है वो कहाँ स्टैंड करता है उसकी हम बात करें, और आप देखें कि हम किस कैटेगरी में, हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में हैं पहले ही, और ऑलरेडी जो है हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आने वाले हैं। कैसे कि ये जो 31 करोड़ कॉइन है, जो टोकन है, इनमें से बहुत सारे जो है मीम कॉइन बने, कभी आज उनका जो है वो कोई प्रचलन नहीं है। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको जो है, कॉइन ट्रैकर वगैरह पे उनका जो है वो आपको नाम पता भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। कॉइन मार्केट कैप की अगर बात करें तो वहां पे 8-9 हजार जो है वो कॉइन जिनका यानी कि कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कुछ सर्कुलेटिंग सप्लाई है, कुछ यानी कि जो है उसका लेन देन चल रहा है, कुछ ट्रेडिंग हो रही है, ऐसे 8-9 हजार कॉइन जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे है। कॉइन गेको के ऊपर बात करें तो ये फिगर लगभग 18-19 हजार के आसपास आ जाता है। तो यानी कि कितने फिगर पे आ गया हम 31 करोड़ से सीधे सीधे कि 19 हजार कॉइन्स जो है ऐसे हैं जिनका कुछ जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, कुछ सर्कुलेटिंग सप्लाई, कुछ जो है जो कुछ ऑथेंटिक है, कुछ जो है इनमें से अच्छी कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें कि ऐसे कितने कॉइन हैं, क्योंकि ये तो बाकी 19-20 हजार जितने भी हैं इनकी सबकी ब्लॉकचेन नहीं है, इनकी सबकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं ज्यादातर। खुद की ब्लॉकचेन वाले या ब्लॉकचेन कितनी है वर्ल्ड वाइड, लगभग जो है वो संख्या ये 1000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसी ब्लॉकचेन जो कुछ जो है वो जानी पहचानी है या कुछ जो वैल्यू रखती है, वर्थ रखती है, उनकी 200-500 के आसपास कैटेगरी है। उसमें से भी जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन और जिनका कुछ जो है वो कॉइन की भी वर्थ है, इस तरह की ब्लॉकचेन जो है वो भी ज्यादा नहीं है। ऐसी 20-30-50 ब्लॉकचेन ही हैं जिनका नेटिव कॉइन जो है वो कुछ वैल्यू अच्छी खासी रखता है। और यहाँ पे हम बात करें अगली कि हम इसको कैटेगराइज करते करते कि लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है ऐसे कितने कॉइन है मार्केट के अंदर कि जिनका खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन है और खुद का एक्सचेंज भी है, खुद का एक्सचेंज भी है, खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो हमारा जो है लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी है, हमारा एक्सचेंज भारत कॉइन एक्स के नाम से जो है ऑलरेडी रेडी हो चुका है, FIU लाइसेंस का सिर्फ वेट है और हमारा एक्सचेंज भी जो है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। तो ये कैटेगरी और भी रेयर है। इस कैटेगरी के अंदर कुछ चुनिंदा जो है 5-10 कॉइन्स ऐसे हैं जिनका खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है और खुद का एक्सचेंज भी है। उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो BNB का है, यानी बाइनेंस एक्सचेंज जो है, BSC चेन जो है, या हम जिसको BP20 के रूप में भी जानते हैं, तो बाइनेंस हो गया। उसके बाद में crypto.com जो है, जो एक्सचेंज है, उसकी कोरोनस नाम से जो है खुद की ब्लॉकचेन भी है और खुद का एक्सचेंज भी है। इसी तरह से जो है वो भी नाम का जो एक्सचेंज है उनकी भी जो है खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का जो है कॉइन है। इस तरह से जो है सिर्फ ये कैटेगरी कितनी है, 10-15 के आसपास ऐसे जो है कॉइन्स हैं जिनकी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन और खुद का एक्सचेंज है। तो यानी ये 31 करोड़ में से हम जो आने वाले हैं, जो 31 करोड़ 22 लाख कॉइन्स की कैटेगरी में से हमारा MSTC कॉइन जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, इन्हीं 10-20 कॉइन्स की कैटेगरी में जिनकी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है और खुद का एक्सचेंज भी आने वाला है, खुद का एक्सचेंज भी जिनका होगा। तो ऐसी कैटेगरी के अंदर हम फॉल करने वाले हैं। अभी बात करें कि BNB का प्राइस जो है वो अगर सिर्फ उनकी ब्लॉकचेन होती, उनका एक्सचेंज नहीं होता, तो BNB का प्राइस शायद इतना नहीं होता। और BNB का प्राइस जो है वो इसी वजह से जो है बड़ा है। दूसरा कि उसकी BNB ने जो अपनी बाइनेंस चेन बनाई, उसकी गैस फीस भी कम होने की वजह से जो है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा है। आज की डेट में बात करें कि हम जब USDT में कोई काम करते हैं तो USDT TRC20 की बजाय किसको ज्यादा प्रीफर करते हैं सभी लोग, USDT BP20, क्योंकि उसकी गैस फीस जो है
वो कम है, चार्ज कम लगता है। कहीं से ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे TRC20 में अगर $1.5 लगता है तो उसमें $0.5 ही आपका लग सकता है, 1/3 के करीब ही कॉस्टिंग रहती है। कई जगह तो जो है वो BP20 ट्रांसफर करने में जो है आपको बिल्कुल जो है वो नाम मात्र का भी जो है चार्ज हो सकता है। जैसे वैलेट से ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज की बजाय किसी से, तो आपका 0.00021 जो है वो BNB के आसपास जो है वो उसमें कीमत लगती है, जो यानी कि बहुत छोटे से पैसों के अंदर ही आ जाती है। तो इस वजह से जो है वो अगर गैस फीस भी कम रहती है तो भी जो है वो उसकी यूज केस जो है बढ़ता है। तो हमारी MST ब्लॉकचेन का ऑलरेडी जो है, पहली बात तो प्राइस हमारे कॉइन का औरों से वैसे ही कम रहेगा, और उसमें भी जो हमारी गैस फीस जो है वो और भी कम है। इसलिए हमारी ब्लॉकचेन का जो है वो यूज केस भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, हमारे कॉइन्स की जो है वो यूज भी जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि गैस फीस जो है बहुत बड़े मायने रखती है। मैं यहाँ पे राजस्थान में रहता हूँ और मेरे से 10 किलोमीटर बाद में पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है। पहले हमारे लगभग 10 रुपए का भी फर्क होता था पेट्रोल डीजल का, अभी उतना फर्क नहीं है, 2-3 रुपए का फर्क है। फिर भी लोग यहाँ से मोस्टली जो है डीजल पेट्रोल लेने के लिए कहाँ पे जाते हैं, गाड़ियों में 10 किलोमीटर सफर करना भी वो पसंद करते हैं, 2-3 रुपए सस्ता मिल रहा है तो। और ये फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो गैस फीस का कंपैरिजन जो है वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। बिटकॉइन के ऊपर या इथेरियम के ऊपर आज उतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं जितनी दूसरे कम गैस फीस वाली ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की भी लाइन लगने वाली है। यहाँ पे जो है वो दूसरे डिफरेंट जो यूज केसेस भी जो है यहाँ पे ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि गैस फीस जो है वो मैटर करती है। हमारी गैस फीस जो है वो सबसे कम गैस फीस वालों में है। और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आप जो है वो टेक्निकली जाके स्टडी करेंगे, चाहे आप किसी AI टूल से, आपको सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी बता देगा, खासियत है हमारी ब्लॉकचेन की। तो AI टूल आज की डेट में लगभग सारे लोग यूज कर रहे होंगे, कोई ChatGPT, कोई ग्रॉक, कोई जेमिनी, कोई दूसरा जो है। और उसके साथ साथ जो है हमारा खुद का AI टूल भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, buddy.mstblockchain.com। तो ये बडी डॉट सिर्फ ऊपर वाला ही याद रख लें, बडी BUDDY बडी, उसके बाद में आपने डॉट लगाना है और हमारी ब्लॉकचेन का जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है mstblockchain.com। तो सीधा सीधा आपको जो है वो MST ब्लॉकचेन का स्पेशल खुद का जो AI टूल है उसके ऊपर जो है वो लेके यहाँ से चला जाएगा। पुनीत जी ने जो है वो यहाँ पे आपको नीचे जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और उसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म भी यहाँ पे आपको जो है वो पुनीत जी ने यहाँ पे दिया है। गूगल फॉर्म का एक बार जो है लिंक फिर से डाल दीजिए पुनीत जी। तो यहाँ पे आपके कोई भी टेक्निकल सवाल हो उनको आप जो है गूगल फॉर्म में जरूर डालें। कोई भी सवाल हो, खैर टेक्निकल हो बिना टेक्निकल हो, कोई भी इन दिनों में आपको जो भी सवाल आए हैं, आगे आने वाले 5-7-10 दिन के अंदर जो है वो हमारे HOD सर जो है वो पूरे सब जब 500, 200, 500, 1000 क्वेश्चन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तो सारे के सारे जो है वो MST ब्लॉकचेन की जो बड़ी है उसके ऊपर भी जो है AI टूल को भी वो सारे क्वेश्चन जो है वो कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे, AI को ट्रेन किया जाएगा। उन क्वेश्चन के जो है मैनेजमेंट की तरफ से भी जो भी जवाब है, टेक्निकल टीम की तरफ से जो भी अलग अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ का टेक्निकल टीम जवाब देने वाली है, कुछ का जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से, वो आपको एक तरीके से रिटर्न में जवाब जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ बताया गया, मैंने आगे बताया, उन्होंने आगे बताया, आगे 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 9वें 10वें 15वें 20वें डेप्थ तक जाते जाते वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ की कुछ हो जाती है। तो आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी एक तो वो सदा के लिए पड़ी रहेगी, और दूसरा ये जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट होंगे उसके एक अलग से भी सेशन जो है हमारे HOD सर लेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और उसमें भी ये जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट होंगे उनका सबका जो है वो 1 by 1 क्वेश्चन रीड किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, और वो आपको AI के ऊपर सदा भी मिलेगी। कोई उस सेशन को मिस भी कर देगा तो AI के ऊपर हमारे बडी डॉट जो है mstblockchain.com पे जाके भी वो सारे के सारे आप जो है क्वेश्चन आंसर जितने भी कलेक्ट हुए हैं उनका भी जवाब जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। तो buddy.mstblockchain.com का भी आप जरूर इस्तेमाल करें। साथ साथ यहाँ पे जो है वो हम चाहते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन का यूज केस बढ़े, हमारी ब्लॉकचेन के कॉइन का रेट भी बढ़े। हम फ्रैक्शन होल्डर्स हैं,
तो यहाँ पे आप जो है वो इसके सोशल मीडिया चैनल्स को भी जरूर जरूर फॉलो करें और प्रमोट करें, क्योंकि सोशल मीडिया हाइप से भी जो है वो कीमतें करेंसीज की जो है बढ़ती हैं। बहुत सारे मीम कॉइन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया हाइप से जो है उनकी कीमतें बहुत ऊंची चली जाती हैं। तो यहाँ पे और दूसरा जो है सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोवर्स हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के, उससे जो कंपनी मैनेजमेंट को जो आगे कुछ टाई अप्स करने होते हैं उसमें भी बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड के रूप में वही चीजें दिखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पे नोड सेलिंग प्रोग्राम है, हमारा जो फ्रैक्शन सेलिंग जो प्रोग्राम है या हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, उसके ऊपर हम अब बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमारा जो है वो कॉइन जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आने वाला कॉइन है। तो यहाँ पे उसकी कीमत बढ़ने की जो है संभावना जो है वो काफी अच्छी है। और ये कॉइन हमें जो है वो कोई कंपनी बेचती नहीं है। हम कॉइन किस तरीके से अर्न कर सकते हैं यहाँ पे एमएसटीसी कॉइन्स, इसके वैलिडेटर बन के। वैलिडेटर बनने के लिए क्या करना है? वैलिडेटर बनने के लिए हमें जो है हमारी केवाईसी डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास में वैलिडेटर बनने के लिए, यानी पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद में केवाईसी डिटेल्स के फिल करने के बाद में हम एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे वैलिडेटर बनने के, फ्रैक्शन परचेज करने के। एक फ्रैक्शन आप परचेज करते हैं तो आप सदा के लिए जो है एक तरीके से कंपनी के पार्टनर या इस ब्लॉकचेन के आने वाले 20 साल तक जो है वो पार्टनर बन जाते हैं। और आपको मिलेगा क्या इसके बदले में? डेली यानी वैलिडेटर रिवार्ड के रूप में एमएसटीसी कॉइन आपको जो है वो डेली के डेली मिलने हैं। उसका कैलकुलेशन जैसे अभी मैंने बताया था, और वो घटते क्रम में आएंगे, लेकिन आगे 20 साल तक जो है आपको आते रहेंगे और 2044 तक यानी आपको मिलने हैं। तो ये इसका कंपनी ने जब फ्रैक्शंस सिस्टम बनाया तो फ्रैक्शन सेलिंग के लिए, फ्रैक्शन सेलिंग को गति देने के लिए एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी जो है वो कंपनी ने बनाया। और उस फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर जो है हम आईएनआर भी अर्न कर सकते हैं, यानी जो है भारतीय रुपए में भी साथ साथ जो है हम अर्निंग कर सकते हैं। एमएसटीसी कॉइन तो हमें वैलिडेटर के रूप में मिलने वाले हैं, आईएनआर के रूप में भी हम अच्छी खासी हैंडसम अर्निंग जो है यहाँ से ले सकते हैं। आपको अगर जानकर नए लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे वैलिडेटर भी हैं जिनकी इनकम पिछले 1 साल के अंदर फ्रैक्शन सेलिंग की वजह से जो है वो 1-1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये किस तरीके से आता है और हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल क्या है? यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप जो है इस पे रजिस्टर करते हैं हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, हमारा जो पोर्टल है अलग से बना हुआ जो वैलिडेटर्स के लिए, उस पे आप किसी भी आपके फ्रेंड के रेफरल लिंक के माध्यम से जब रजिस्टर करते हैं तो आपकी केवाईसी डिटेल फिलअप करने के बाद में आप बन जाते हैं यहाँ पे एक वैलिडेटर। और वैलिडेटर जो है उसके ऊपर फ्रेंचाइजी मॉडल में अगली जो रैंक आती है वो आती है हमारी स्पार्टन की रैंक। और उसके बाद में यहाँ पे जो है फ्रेंचाइजी मॉडल में अगली रैंक जो आती है वो है स्पाइडर की रैंक। उसके बाद यहाँ पे जो अगली रैंक आती है वो आती है अवेंजर की रैंक। और अवेंजर्स के बाद में अगली जो रैंक है यहाँ पे वो क्लब है, कंपनी टर्नओवर रॉयल्टी का क्लब है, या उसका रैंक का भी अगर नाम बात करें तो वो हमारी वॉरियर क्लब की रैंक है। और उसके बाद में आता है लेजेंड क्लब। अब ये जो हमारी जर्नी है वैलिडेटर से शुरू होके लेजेंड तक हम कैसे पहुंचेंगे और यहाँ पे कितना कितना कमीशन परसेंटेज क्या रहता है वो बात भी हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वैलिडेटर जो है वो 5% कमीशन की रैंक है, स्पार्टन 10% कमीशन की रैंक है, स्पाइडर 15% कमीशन की रैंक है, अवेंजर 20% की रैंक है, वॉरियर क्लब जो है कंपनी टर्नओवर का 1% का क्लब है उसमें शामिल हो जाता है, लेजेंड क्लब जो है वो कंपनी टर्नओवर का 2% का क्लब है उसमें शामिल हो जाते हैं। साथ साथ डिफरेंस इनकम तो जो है वो नीचे वाली रैंक्स के हिसाब से मिलने वाली है और कंपनी टर्नओवर के अंदर भी हम जो है वो पहुंच जाते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है इनको, इन रैंक्स को अचीव करने के लिए? तो सबसे पहले हम सिंगल फ्रैक्शन भी हमने खरीदा है यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद में, तो हम जो है ऑलरेडी वैलिडेटर रैंक पे हैं ही। और जैसे मैंने बताया कि वैलिडेटर का 5% का कमीशन है। और तो वैलिडेटर अगर आगे किसी को
रेफर करता है और उसके रेफर करने से अगर कोई फ्रैक्शन खरीदता है तो जो विदाउट जीएसटी वाला जो अमाउंट रहेगा उसका 5% कमीशन जो है वैलिडेटर को भी मिलता है सीधा सीधा। तो ये हो गया डायरेक्ट सेल्स कमीशन जो है 5% हो गया यहाँ पे। उसके बाद में अगर कोई वैलिडेटर 20 वैलिडेटर्स क्रिएट कर देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई जरूरी नहीं कि उसने डायरेक्टली जो है वो रेफर करके 20 लोग उसके जो है वो वैलिडेटर्स बने हैं, इनडायरेक्टली भी ये संख्या जो है वो पूरी की जा सकती है। 20 वैलिडेटर्स यानी 20 लोगों ने आपके थ्रू जो है वो फ्रैक्शंस खरीदे हों, एक खरीदा हो, दो खरीदे हो, 10 खरीदे हो, और उनकी टोटल अमाउंट साथ में जो है वो अगर 1 लाख से ज्यादा भी हो जाती है, 20 के बजाय हो सकता है ये काउंटिंग आपकी 25 से पूरी हो 1 लाख की, या 20 लोगों में भी 1 लाख के फ्रैक्शन जो है पूरे हो सकते हैं, या ये 20 लोगों के अंदर 2, 4, 5, 10 लाख के भी हो सकते हैं। 20 लोगों ने 1-1 लाख के भी खरीदे तो और भी बड़ी ये अमाउंट हो सकती है। यानी 20 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 20 लोग और 1 लाख के फ्रैक्शन सेलिंग, और इससे आप आ जाएंगे स्पार्टन रैंक पे। और स्पार्टन का जो रैंक है उसके ऊपर आपका कमीशन जो बढ़ के हो जाता है, मैंने बताया जैसे कि 10% का कमीशन का रैंक हो जाता है। और यहाँ पे 10% का मतलब जो है कि अब आप डायरेक्ट आपके थ्रू जितने भी स्पॉन्सर हैं लोग, वो अगर कोई फ्रैक्शन खरीदते हैं तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। और आपकी टीम में नीचे अगर इनडायरेक्टली कोई फ्रैक्शन सेल होता है उसका आपको 5% कमीशन मिलेगा अनलिमिटेड डेप्थ तक। उसके बाद में नेक्स्ट रैंक जो है हमारी यहाँ पे है स्पाइडर की। और स्पाइडर की रैंक को अचीव करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपके नीचे 2 स्पार्टन्स 2 डिफरेंट बिजनेस लाइंस में होने चाहिए, और साथ साथ जो है वो टोटल सेल्स जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी टोटल सेल्स होनी चाहिए, तो आप बन जाएंगे स्पाइडर रैंक पे आ जाएंगे। और स्पाइडर रैंक का कमीशन जो है वो बढ़ के हो जाता है 15%। 15% का मतलब डायरेक्ट सेल्स कमीशन तो आपका यहाँ पे हो गया 15% सीधा सीधा। और उसके बाद में आप स्पाइडर हैं, आपके नीचे 2 लाइनें तो जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्पार्टन है यहाँ पे। तो इनके नीचे से अगर कोई भी बिजनेस आएगा, ये ऑलरेडी 10% पे है, तो इनके नीचे से कोई भी बिजनेस जो भी आता है, जो भी सेल्स आती है, वहां का आपको मिलेगा अनलिमिटेड डेप्थ तक का 5% कमीशन। इसके अलावा आपकी जो भी डिफरेंट लाइन्स रहेगी वो सारे के सारे अभी जो है स्पार्टन नहीं है तो वो 5% लेवल पे होंगे, तो यहाँ से आपको 10% का अनलिमिटेड डेप्थ तक से डिफरेंस आता है। डायरेक्ट कमीशन जो है वो 15% आपका होता है। स्पाइडर की रैंक के बाद में अगली रैंक जो आती है आपकी अवेंजर्स की रैंक है, और अवेंजर्स की रैंक जो है उसके ऊपर आपका कमीशन बढ़ के यहाँ पे हो जाता है 20%। और 20% कमीशन जो है का मतलब है कि डायरेक्ट सेल से आपको 20% यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। और ये आपको 1 नंबर में टीडीएस कट के आती है सारी की सारी इनकम उस। और जो फ्रैक्शंस खरीदते हैं उनको भी जीएसटी पेड इनवॉइस मिलती है, और जो इस इंडस्ट्री में पहले कभी किसी ने नहीं देखी है। यहाँ पे जो 20% कमीशन है इसके लिए जो है वो अवेंजर के लिए टारगेट क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 2 अलग डिफरेंट बिजनेस लाइंस के अंदर जो है 2 स्पाइडर होने चाहिए, यानी एक इधर हो गया। उसके अलावा आपकी डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं, और लेकिन कम से कम 2 डिफरेंट बिजनेस लाइंस में 2 स्पाइडर होने चाहिए। और टोटल जो आपका यहाँ पे बिजनेस है वो कितना होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा का। यहाँ पे 15 लाख से ज्यादा का आपका जो बिजनेस होगा तो आप जो इस रैंक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 20% डायरेक्ट सेल्स कमीशन हो गया, जो 2 आपके स्पाइडर हैं उनसे आपका 10% का डिफरेंस हो गया। जो बाकी आपकी लाइनें अगर स्पार्टन है या उस तो उनसे आपका जो है वो डिफरेंस जो है वो 10% का रहेगा, स्पाइडर से 5% का, स्पार्टन से 10% का, और जो बाकी वैलिडेटर्स हैं उनसे आपका 15% का डिफरेंस जो है यहाँ पे रहने वाला है। हैंडसम इनकम के लेवल पे आप जो है वो पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद की बात करें यहाँ पे वॉरियर क्लब, जो 2 हमारे क्लब है, वॉरियर क्लब और लेजेंड क्लब। लेजेंड क्लब और वॉरियर क्लब, इसके लिए आपको 2 अवेंजर्स चाहिए, 2 डिफरेंट बिजनेस लाइन में। लाइनें आपकी और भी हो सकती हैं। और टोटल जो है वो आपका 40 लाख का यहाँ पे सेल्स होनी चाहिए, तो आप वॉरियर क्लब में आ जाएंगे। कंपनी के 1% टर्नओवर का 1% कंपनी निकाल के सभी वॉरियर्स के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये महीने की पहली तारीख को जो है वो आपको मिल जाता है। और वॉरियर क्लब के लिए जो है एक ही कंडीशन है कि उसका वॉरियर क्लब में जो है 5 लाख का बिजनेस उनका
मेंटेन होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 लाख की सेल्स महीने की जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद में बात करें लेजेंड क्लब की, तो लेजेंड क्लब के लिए जो है वो आपका यहाँ पे 2 डिफरेंट बिजनेस लाइंस के अंदर 2 वॉरियर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा की सेल्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लेजेंड क्लब के अंदर आ जाते हैं। लेजेंड क्लब का जो है वो 2% का कंपनी टर्नओवर, सीटीओ जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर इस क्लब के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत हैंडसम अर्निंग जो है वो कंपनी टर्नओवर के रूप में मिलती है। और इसके साथ जो है वो लगभग 15 लाख का बिजनेस हमें मेंटेन करना होता है। तो ये है इसका फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसके अंदर जो है वो बहुत हैंडसम अर्निंग जो है, काफी सारे लोग यहाँ से बहुत हैंडसम अर्निंग ले चुके हैं। 1-1 करोड़ रुपए से भी हमारे पास में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक के भी एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने बात की फ्रैक्शंस की, बात की वैलिडेटर बनने की, बात की। तो आज की डेट में फ्रैक्शंस की कीमत 2300 रुपए के अराउंड है। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। कीमतें जो है डे बाय डे जो बढ़ती जा रही हैं, और मिलने वाले कॉइन्स की संख्या डे बाय डे जो है वो कम होती चली जाएंगी, फ्रैक्शन की कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो अब भी जो है बहुत ही एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है। इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, और अब जो है लोगों के लिए लेना जो है असंभव सा है। वहां पे खैर निश्चित नहीं है कि रेट डाउन भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये तय है कि कीमतें जो है वो बढ़ने ही वाली हैं। तो ये मौका जो है वो आपकी पसंद के अनुसार, आपकी पॉकेट के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। आप 1 फ्रैक्शन लेना है, 2 लेने हैं, 10 लेने हैं, 100 लेने हैं। लोगों ने 1000 तक भी फ्रैक्शन यहाँ पे लिए हैं। तो मीटिंग का ऑलरेडी जो है वो लगभग घड़ी इशारा कर रही है कि हमारे पास में समय की सीमा के करीब हम पहुंच चुके हैं। और तो आज की मीटिंग को मैं यही विराम देता हूं, प्रेजेंटेशन को। टेक्निकल सेशन मेरा जो है वो ट्यूसडे को मॉर्निंग में रहेगा। उसमें हम जो है कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर और भी बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मेरे दोस्त पुनीत शर्मा जी को। ओवर टू यू पुनीत सर। थैंक यू वेरीवाल जी। और आज आपका जो प्रदर्शन था वो काबिल तारीफ था, और सभी इंटायर कम्युनिटी को मैं बोलना चाहूंगा साथियों कि एक बार आप रिएक्शन दें, ताकि हमारे जो जूम प्रेजेंटर हैं उनको इस चीज का आभास हो। उन्होंने जो इतनी मेहनत, इतना लगन से आपके लिए जो एक सेशन, एक चैप्टर तैयार किया, वो आपको डिलीवर किया। और बहुत मेहनत करते हैं पूरी इंटायर कम्युनिटी, हम आप सभी के लिए, ताकि आपको एक बेहतर नॉलेज इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए मिल सके साथियों। और यह हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी द्वारा निरंतर पिछले 1 साल से अधिक समय से हम यहाँ पे आपको इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में निरंतर ये प्रयास करते आ रहे हैं, निरंतर ये बताते आ रहे हैं कि आपको हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन की इस धारा प्रवाह में, इस 21वीं सदी की इस नई टेक्नोलॉजी में किस कदर आपको आगे बढ़ाएं, किस कदर हम इसमें अपना परचम हासिल करें। क्योंकि जो भी साथी, जो भी हमारे वैलिडेटर, स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, जो आज एक अच्छे अचीवर्स बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक फिक्स इनकम भी ले रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ाया, उस कदर उन्होंने आगे बढ़ाया कि बिकम ए वैलिडेटर। यहाँ तक कि मैं बात करूं कि वहां इस ब्लॉकचेन के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, और यहाँ निरंतर इस सेशन में आकर के आज वो ब्लॉकचेन के धुरंधर बन चुके हैं। और यह हमारे लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, कि हम इसे धारा प्रवाह में सम्मिलित होकर के इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम पहली बार ऐसा मौका मिला कि यहाँ पे बिकम ए वैलिडेटर। वैलिडेटर की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर होता है साथियों, और एक पार्टनर बनकर के हम इसमें अपनी आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अवगत करवा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया तो किसी ने उसको अपनाया न था, सभी उससे मुंह मोड़ रहे थे। लेकिन आज मैं बात करूं तो उसको सभी व्यक्ति अपना रहे हैं, चाहे कोई भी हो। यह हमारे लिए एक बहुत जरूरी हो गया। इसी तरीके से एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए प्राणवायु साबित है, होगा और रहेगा साथियों। समय का अभाव है, 10 बजने वाले हैं। इसी के साथ मैं इस जूम सेशन को विराम की तरफ लेके जाता हूं साथियों, और सुबह 8 बजे टेक्निकल सेशन में मिलते हैं आपके साथ दोबारा से। तब तक के लिए